नमस्ते बच्चों। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था हार्डी-सुलजे का नियम। और हार्डी-सुलजे का नियम कहता है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है ना। तो किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। इसी पर्पस में हमने देखा था कि ऋण आवेशित कोलाइडी कण को स्कंदित करने की क्षमता स्टेनस 4+ आयन में ज़्यादा, एल्युमिनियम 3+ आयन में थोड़ा कम, बेरियम 2+ आयन में उससे कम और सोडियम धन आयन में से जैसे जैसे इसकी संयोजकता कम होती जाती स्कंदन क्षमता भी कम होती जाती है। धनात्मक कोलाइडी कणों को स्कंदित करने की क्षमता हेक्सासाइनोफेरेट 4- आयन में ज़्यादा, फॉस्फेट 3- आयन में उससे कम, सल्फेट 2- आयन में उससे कम और क्लोराइड ऋण आवेश में उससे कम होती है। जैसे जैसे इनकी संयोजकता कम होती जाती है स्कंदन क्षमता भी कम होती जाती है। एक बात और, संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती। संयोजकता केवल ये जो आगे का नंबर है 4 3 2 1 1 2 3 4, संयोजकता केवल नंबर होता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता। ये जो धन और ऋण आवेश है ये आपका ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं, जो आप लोग 11th क्लास में जान चुके हो। रक्षी कोलाइडी, ठीक है। ऋण आवेशित कोलाइडी कण है। अगर मैं इसमें धन आवेशित विद्युत अपघट्य मिला दूंगी तो स्कंदन हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। धन आवेशित कोलाइडी कण में ऋण आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो स्कंदन हो जाएगा, ये हम जान चुके हैं। बहुत सारे उदाहरण से देखिए। अब आपको ऐसा करना है कि आपको ऋण आवेशित कोलाइडी कण लेना है एक बीकर में। पहले एक बीकर में हमने क्या लिया, ऋण आवेशित कोलाइडी कण लिया। उसके बाद उस बीकर में हमने द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दिया, जो जिलेटिन का हो सकता है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन हो सकता है, गोंद का, एल्बुमिन का, हीमोग्लोबिन का, अरबी का या डेक्स्ट्रिन का, किसी का भी हो सकता है। तो सबसे पहले बीकर में हमने ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन लिया और उसमें हमने मिला दिया द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। इसके बाद हम लास्ट में मिलाते हैं धन आवेशित विद्युत अपघट्य। तो क्या ये धन आवेशित विद्युत अपघट्य ऋण आवेशित कोलाइडी कण को स्कंदित कर पाएगा? क्योंकि आपने इन दोनों को मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया था। क्या धन आवेशित विद्युत अपघट्य ऋण आवेशित कोलाइडी कण को स्कंदित कर पाएगा? नहीं, यहाँ स्कंदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है जो धन आवेशित कोलाइडी विलयन के कण होते हैं। पहले एक बीकर में मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का धन आवेशित कोलाइडी विलयन लिया। उसके बाद मैंने उसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, अरबी, डेक्स्ट्रिन किसी का भी एक मिला दिया और उसमें बाद लास्ट में मैंने मिलाया ऋण आवेशित विद्युत अपघट्य। तो क्या ये ऋण आवेशित विद्युत अपघट्य जो लास्ट में मिला है वो पहले मिले हुए धन आवेशित कोलाइडी विलयन को उदासीन कर पाएगा? नहीं, यहाँ पर स्कंदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने विद्युत अपघट्य मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दिया है। अब होता क्या है, अब इसको देखिए। जब हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को लेकर उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाते हैं तो होता क्या है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो होता है उसके चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडी कण चारों ओर से उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद एक रक्षात्मक कवच बन जाता है। रक्षात्मक कवच बनने के कारण विद्युत अपघट्य का आवेश द्रव विरोधी कोलाइडी कण तक नहीं पहुंच पाता। और जब विद्युत अपघट्य द्रव विरोधी कोलाइडी कण तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या इसका आवेश उदासीन हो पाएगा? नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडी कण एक रक्षात्मक कवच बना दे रहे हैं और इस रक्षात्मक कवच की उपस्थिति के कारण विद्युत अपघट्य का आवेश इसे उदासीन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइडी कण एक रक्षा का काम कर रही हैं, एक रक्षात्मक कवच का काम कर रही है। इसलिए ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी कण होते हैं ये रक्षी कोलाइडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रक्षी कोलाइडी कहलाते हैं। और इस प्रकार द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्य से उदासीन होने से बचाने की क्रिया को
विद्युत अपघट्य से उदासीन होने से कौन बचाता है? द्रव स्नेही कोलाइडी कण बचाते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडी कण को विद्युत अपघट्य से उदासीन होने से बचाने के लिए हम द्रव स्नेही कोलाइडी कण को उपयोग करते हैं, इसलिए ये कहलाता है रक्षी कोलाइडी। और इस प्रकार द्रव विरोधी कोलाइडी कणों का रक्षा करना क्या कहलाता है? कोलाइडी रक्षण कहलाता है। अब इसी में एक नंबर है गोल्ड नंबर। मेरी बात सुनिए, आपको सोने को पानी में मिलाकर कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना है, तो सोना को कितना भी बारीक पीस लीजिए वो पानी के साथ नहीं मिलेगा। तो सोने का कोलाइडी विलयन कैसे बनेगा? ब्रेडिंग आर्क मेथड से बना लिए। बनाने के बाद इसका हम 10 ml यूज करेंगे। कितना? ओनली 10 ml। ठीक, अब ये 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन है या सोने का सॉल है। अब हम इसमें मिलाएंगे 10% वाला NaCl सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य के रूप में। लेकिन ये 10% वाला NaCl का मतलब है इसमें आपका रहेगा 10 भाग नमक रहेगा और 90 भाग पानी रहेगा। ठीक है, 10 भाग नमक और 90 भाग पानी। तो 10% वाला NaCl सॉल्यूशन यहाँ पर विद्युत अपघट्य की भांति काम करेगा। ठीक है, इसका कितना ml यूज करना है? 1 ml। 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% वाले NaCl विद्युत अपघट्य के 1 ml डालोगे तो ये स्कंदित हो जाएगा। सोने का जो सॉल है वो स्कंदन हो जाएगा। ठीक, कितना डालोगे? इसका 10 ml को स्कंदित करने के लिए 10% वाले NaCl का कितना मात्रा डालना पड़ेगा? 1 ml डालना पड़ेगा। ठीक, देखिए स्वर्ण सॉल के 10 ml में कितना? स्वर्ण सॉल के 10 ml में 10% वाला NaCl विलयन। और 10% वाला NaCl विलयन कैसे बनेगा? 10 भाग नमक 90 भाग पानी। तो स्वर्ण सॉल के 10 ml में 10% वाला नमक का विलयन 1 ml, कितना ml मिलाए थे? 1 ml। 1 ml मिलाने से स्वर्ण सॉल का स्कंदन हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर फिर वही प्रोसेस किया, 10 ml स्वर्ण सॉल्यूशन लिया, स्वर्ण सॉल लिया। क्लियर? अब आपको नमक 10% वाला नमक का विलयन नहीं मिलाना है, अभी नहीं मिलाना है। सबसे पहले एक बीकर लीजिएगा, उस बीकर में 10 ml स्वर्ण सॉल को लेना है। स्वर्ण सॉल को 10 ml लेने के बाद आपको डालना है रक्षी कोलाइडी, एल्बुमिन, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, हीमोग्लोबिन, डेक्स्ट्रीन, अरबी, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये रक्षी कोलाइडी को आपको कितने में मिलाना है? मिलीग्राम में। इसकी मात्रा किस में होनी चाहिए? मिलीग्राम में होनी चाहिए। तो 10 ml स्वर्ण सॉल को हम मिला दिए रक्षी कोलाइडी, किस में मिलाए? मिलीग्राम में मिलाए। उसके बाद लास्ट में आपको डालना है 10% वाला नमक का विलयन। कितना मात्रा में डालना है? केवल 1 ml में। तो इस रक्षी कोलाइडी के कारण स्वर्ण सॉल का स्कंदन नहीं होगा, क्योंकि हम रक्षी कोलाइडी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 ml स्वर्ण सॉल को आप 10% वाले NaCl विलयन के 1 ml से स्कंदित होने से बचाना चाहते हैं। और स्कंदित होने से बचाने के लिए आप रक्षी कोलाइडी को मिलीग्राम में डाल रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड नंबर की या गोल्ड संख्या की परिभाषा, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या की परिभाषा कैसे बनेगी? देखिए, स्वर्ण सॉल के 10 ml को 10% वाले NaCl विलयन द्वारा स्कंदित होने से बचाने के लिए रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा मिलीग्राम में, रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा मिलीग्राम में मिलाई जाती है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आई परिभाषा स्वर्ण संख्या की? 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% वाले नमक के विलयन के 1 ml से स्कंदित होने से बचाने के लिए रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा मिलीग्राम में मिलाई जाती है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चार्ट देखिए। अगर 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% वाले NaCl विलयन के 1 ml से आप स्कंदित होने से बचाना चाहते हैं तो गोंद का 0.15 से लेकर 0.25 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा।
अगर आप गोंद यूज कर रहे हो तो यहाँ पर गोंद की मात्रा रक्षी कोलाइडी के रूप में 1.5 से लेकर 2.5 मिलीग्राम के बीच होनी चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। ठीक, अगर आप 10 ml स्वर्ण साल को 10% वाले नमक के 1 ml से उदासीन होने से बचाना चाहते हो तो रक्षी कोलाइडी अगर जिलेटिन है तो 0.005 मिलीग्राम से लेकर 0.101 मिलीग्राम मिलाना पड़ेगा। इससे कम मिला दोगे या इससे ज्यादा मिला दोगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। उसी प्रकार एल्बुमिन की मात्रा जो है 0.15 से लेकर 0.25 के बीच होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन को रक्षी कोलाइडी के रूप में उपयोग कर रहे हो तो 0.3 मिलीग्राम यूज करोगे। सोडियम ओलिएट को रक्षी कोलाइडी के रूप में यूज करोगे तो 0.4 से लेकर 1.0 यूज करोगे। ठीक है, उसी प्रकार स्टार्च का 25 मिलीग्राम, कैसिन का 0.1 से लेकर 0.2 मिलीग्राम और डेक्स्ट्रिन का 6 से लेकर 20 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर आप 10 ml स्वर्ण सॉल को 10% वाले नमक के 1 ml से स्कंदित होने से बचाना चाहते हो और डेक्स्ट्रिन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है तो इसकी आपको 6 से 20 मिलीग्राम यूज करना पड़ेगा, तभी स्वर्ण सॉल का नमक के 10% वाले विलयन के 1 ml से आप स्कंदित होने से रोक सकते हो। तो परिभाषा क्या बनेगी? स्वर्ण सॉल के 10 ml को 10% वाले NaCl सॉल्यूशन द्वारा स्कंदित होने से बचाने के लिए रक्षी कोलाइडी की जो मात्रा मिलीग्राम में मिलाई जाती है उसे स्वर्ण संख्या कहते